Hello everyone, welcome back to my channel Economize Your Study. I am Uma and today we are going to study chapter 1 of macroeconomics for class 12th. Okay? So, अच्छा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस किया था. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उस वीडियो की लिंक मेंशन कर दूँगी. सो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा मैक्रो के बारे में समझ सकते हैं. एंड आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर द डिले ऑफ दिस नेक्स्ट वीडियो, बट डोंट वरी. इस वीडियो में मैं आपके लिए थोड़ा सा मच कन्वीनियंट मैनर में ये नोट्स लेके आई हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको थोड़े फ़ॉन्ट और राइटिंग इश्यूज़ रहे होंगे क्योंकि मैंने कॉपी में पढ़ाया था आप लोगों को. सो इस बार मैं आपको थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस ए का मतलब क्या निकाला था, एग्रीगेट. मैक्रो का मतलब ही एग्रीगेट होता है. क्यों? क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ता है. माइक्रो में हम लोग पूरी इकोनॉमी को इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ते थे. जैसे कि कंज्यूमर का बिहेवियर अलग पढ़ते थे, प्रोड्यूसर का अलग पढ़ते थे, फर्म्स का अलग पढ़ते थे, मार्केट का अलग पढ़ते थे. लेकिन यहाँ पे हम पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को एक साथ पढ़ लेंगे विदाउट डिवाइडिंग इट इनटू इंडिविजुअल यूनिट्स. ओके, सो अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड मार्केट इन माइक्रो, क्योंकि मार्केट आप लोग भी मुझे बोलोगे कि मैम मार्केट का मतलब तो समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स की जो डिमांड होती है उनको समेशन करके हम लोग को मार्केट डिमांड मिलती है. सो ये मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, बिकॉज़ जो मार्केट डिमांड होती है वो, एक सेकेंड मैं प्लेन पेज लेके आती हूँ. ओके, हाँ, तो ये जो मार्केट डिमांड होती है वो आपका इंडिविजुअल यूनिट ही होती है और ये माइक्रो में ही आती है. ओके, क्यों? बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं एक शू इंडस्ट्री. ठीक है, शू इंडस्ट्री के अंदर आपकी अपनी कंट्री में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं. जैसे कि हमने एक तो शू इंडस्ट्री ले ली, एक आपने ले ली कार इंडस्ट्री, एक आपने ले ली टूथपेस्ट इंडस्ट्री, आपने ले ली लैपटॉप इंडस्ट्री, और यहाँ पे आपके अदर्स भी आ गई. अदर्स यानी कि जो जितनी भी रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ आपकी बच गई हैं पूरी इकनॉमी की, ठीक है, अपनी कंट्री की. सो इसमें भी कोई कंपनी होगी शू इंडस्ट्री में, लेट्स से कंपनी ए, बाटा हो गई, एंड अदर जितनी भी होती हैं बी एंड देन सी. ये तीन तरह की, मतलब टोटल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ होती हैं ए बी सी, इन सब का हमने टोटल कर दिया. ठीक है, तो इस एक प्रोडक्ट की जब हम कंपनीज़ का सम्मेशन कर देते हैं या फिर प्लस कर देते हैं, इसका जो टोटल आता है ये आपका मार्केट डिमांड हो जाएगा. ओके, और ऐसे ही जब हम अलग अलग और इंडस्ट्रीज़ का भी जब हम लोग ऐसे सम्मेशन कर देंगे तो वो आपका मार्केट डिमांड ही होगा. ये मार्केट डिमांड होगा. ओके, और ये मार्केट डिमांड आपका कहाँ आता है, माइक्रो में आता है. ओके, जब हम इसी मार्केट डिमांड को प्लस कर देंगे, हमने अदर्स का प्लस कर दिया, लैपटॉप प्लस कर दिया और टूथपेस्ट का प्लस कर दिया, ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का हमने प्लस कर दिया, कार का प्लस कर दिया और शू का प्लस कर दिया. तो ये अलग अलग मार्केट डिमांड्स को जब हम प्लस कर देंगे
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसका मार्केट डिमांड है। और जब हमने इन सबको प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एग्रीगेट आ जाएगा। ओके, सो ये एग्रीगेट मार्केट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एग्रीगेट मार्केट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका मैक्रो में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका डिफरेंस है। सो नेक्स्ट टाइम से डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द मार्केट इन मैक्रो, बिकॉज मार्केट डिमांड आपका आता है माइक्रो में और जो एग्रीगेट मार्केट है वो आपका आता है मैक्रो में। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। PPT, here comes the PPT. ओके, सो नाउ अच्छा, किसी भी वर्ड का मीनिंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। फ्रॉम वेयर द वर्ड मैक्रो डेराइव्ड फ्रॉम। द वर्ड मैक्रो इज डेराइव्ड फ्रॉम द टर्म मैक्रो। हाँ, ये मैक्रो से डेराइव हुआ है। ओके, जिसका मतलब है लार्ज। सो हम जब पूरी इकोनॉमी को एक लार्ज लेवल पे समझते हैं तो उसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल ही पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल करके दिखाया कि अलग अलग जितनी भी मार्केट डिमांड्स होती हैं उन सब का सम्मेशन कर लेंगे तो ये आपका एग्रीगेट मार्केट आ जाता है, ठीक है। ओके, सो और हम पूरी इकोनॉमी को ओवरऑल पढ़ते हैं, एज अ टोटलिटी पढ़ते हैं। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पे इनकम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से भी जानते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरी इकोनॉमी में आपका नेशनल इनकम भी आ जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसको इनकम थ्योरी बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है, बिकॉज income और employment are related to each other. Okay, so ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, नेक्स्ट यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अच्छा, एम्प्लॉयमेंट से पहले मैं यहाँ पे नेशनल इनकम समझा देती हूँ कि जो नेशनल इनकम है इसको कैलकुलेट करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं जो हम अभी इसकी फर्स्ट यूनिट पे पढ़ने वाले हैं, इनकम डिटर्मिनेशन में, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में, ठीक है। जब ये इनकम डिटरमाइन होती है तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट से इसका रिलेशन चेक करते हैं कि नेशनल इनकम का जितनी भी अपनी इकोनॉमी में नेशनल इनकम जनरेट होती है उससे आपका एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट जब अपनी इकोनॉमी में हो जाती है तो उसका आपकी नेशनल इनकम में क्या फ़र्क पड़ता है। बोथ ऑफ दीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, सो इसलिए हम इनको साथ लेके ही चलते हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी बोलते हैं और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, नाउ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड आपका और कुछ नहीं, जब हम अलग अलग ऑल कमोडिटीज़ को प्लस करके जब हम लोग पूरी इकनॉमी की डिमांड को समझते हैं तो उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन द सेम मैनर एग्रीगेट सप्लाई भी इसी तरह पढ़ते हैं। जब हम ऑल कमोडिटीज़ को एक साथ पढ़ते हैं तो उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि इसको हम लोग डिमांड के टर्म्स में पढ़ते हैं और इसको सप्लाई के टर्म्स में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग माइक्रो में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पूरी इकनॉमी का पढ़ते हैं। माइक्रो में हम लोग क्या पढ़ते थे कि एक इंडिविजुअल
कंज्यूमर है उसका कंजम्पशन पैटर्न, यानी कि उसके वांट्स वो किस तरह से सेटिस्फाई करता है एक गिवन बजट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि पूरी इकोनॉमी का जो आपका कंजम्पशन है वो उसका एक्सपेंडिचर और उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड देन इन्वेस्टमेंट आपका प्रोड्यूसर की तरफ से होता है, ठीक है। तो अपनी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सब का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग पढ़ते हैं। ये भी आपका मैक्रो में कवर हो जाता है। ये सब हम लोग आगे अलग अलग यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। इन सब के अलग अलग यूनिट्स दे रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कम जा रही हूँ। सो नाउ ये जनरल प्राइस लेवल, ये क्या चीज़ है? ये आपका जनरल प्राइस लेवल बताता है कि अपनी जो इकनॉमी है इसकी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि ऑल कमोडिटीज़, बट मोस्ट ऑफ द जो भी कमोडिटीज़ होती हैं उन सब की अगर परसिस्टेंट प्राइस राइज हो जाती है ना, तो उसको अपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और अगर इसी जगह प्राइस फॉल हो जाती है परसिस्टेंटली, तो उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बिकॉज इट इज़ अ जनरल प्राइस लेवल, तो ये आपका मैक्रो में आता है। ओके, नाउ हियर कम्स द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप पढ़ने का मतलब ये है कि आपका ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपको हेल्प कहाँ कहाँ करता है, ठीक है। तो ये आपका हेल्प कहाँ कहाँ करेगा? एक तो ये नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे जाके नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपकमिंग में। ओके, और जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये भी आपका, ये कहाँ कहाँ से डिटरमाइन होता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड देन जनरल प्राइस लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जनरल प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करने में भी काम आता है, ठीक है। और इसको स्टेबलाइज कौन करता है? या इसको आपका स्टेबलाइज एक अथॉरिटी करती है, और वो अथॉरिटी जो पूरे बैंक्स को कंट्रोल करती है, आरबीआई। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये आपके अलग अलग जितने भी बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करती है। इनके अंडर ये सारी बैंक्स आ जाती हैं, कमर्शियल बैंक्स, नॉन कॉर्पोरेशन बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़, फिनांस कंपनीज़, ये सारी इस बैंक के अंदर रेगुलेट करती हैं, ठीक है। सो उसको ये जो प्राइस लेवल है ये मेंटेन आपका आरबीआई ही करता है, और विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ओके, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें आपका गवर्नमेंट बजट के अंदर आपके कौन कौन से रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं और उसके खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ गवर्नमेंट लगा रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो ये आपका थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं। एंड देन आपका फाइनली इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है, टू स्टडी द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है, इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ कि इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्रीज़, ठीक है। अपनी कंट्री में कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसके बारे में पीओपी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट एंड दिस इज़ इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये आ गया। एंड नेक्स्ट हम लोग इसी में इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अपने इंडियन रुपी की टर्म्स में डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होना, डेप्रिशिएट होना, बढ़ना या कम होना, तो वो हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट
नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। और इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द क्लासिफिकेशन ओनली, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी के बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। और जो ये अपना मैं इसको मेंशन कर दूँगी कि ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है, एंड देन पार्ट 2 में हम लोग इसके बाकी के रेस्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स कर लेंगे। ओके, द गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 गुड्स। ओके, वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है गुड्स का, काफ़ी टाइप्स के गुड्स होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, लग्जरी भी होते हैं, बट अगर हम मैक्रो के टर्म्स में पढ़ते हैं तो गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 गुड्स। ओके, सो फर्स्ट फाइनल गुड हो गया, सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ठीक है, सो इंटरमीडिएट गुड्स आपका, अच्छा फाइनल गुड्स आपके कौन से होते हैं? जो आपका ये आपके फिनिश्ड गुड्स होते हैं, बिल्कुल रेडी टू यूज़ वाले, तो ये फिनिश्ड गुड्स होते हैं। सेकेंड, ये पेन मेरा ठीक से नहीं चल रहा, वेट, ओके, न्यू पेज ले लेते हैं। ओके, सो ये आपका, पहले मैं लिख लेती हूँ कि आपके जो गुड्स हैं ये क्लासिफाई हुए हैं 2 टाइप्स के गुड्स में। फर्स्ट फाइनल गुड्स, सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, और फाइनल गुड्स के अंदर भी आपके फर्दर ये डिवाइड हुआ है। पहले तो ये डिवाइड हुआ है, जब हम फाइनल गुड्स को पर्सनली कंज्यूम कर देते हैं तो ये आपका कंजम्पशन गुड बन जाएगा, एंड जब हम उसको यूज़ करेंगे किसी और पर्पस के लिए तो वो आपका इन्वेस्टमेंट गुड भी हो सकता है, या फिर कैपिटल गुड्स भी हम इसको बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स, और ये कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स भी डिवाइडेड इनटू 2 गुड्स। ठीक है, तो ये पहला इंटरमीडिएट गुड्स तो रीसेल के लिए होता है कि आप अच्छा फाइनल गुड्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये यार रेडी टू यूज़ गुड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि फिनिश्ड गुड्स होते हैं। फिनिश्ड गुड्स को हम पर्सनली कंज्यूम करके भी अपनी वांट सेटिस्फाई करते हैं, तो मतलब ये जो गुड्स होते हैं ये आपकी कंजम्पशन गुड कब हो जाएंगे? जब हम उसको अपनी डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करेंगे, तो ये आपका कंजम्पशन गुड हो जाएगा। ठीक है, और वही फाइनल गुड अगर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हो, अगर ये किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है कुछ प्रोड्यूस करने में, तो ये आपका कैपिटल गुड बन जाएगा। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं कि जब हम दीज आर सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये आपके सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। अच्छा, इसमें वो गुड्स होते हैं जो आप जिनके अंदर और फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, या फिर इनको आप रीसेल करके भी कमीशन वगैरह कुछ कमा सकते हो। कि वैसे गुड्स होते हैं जो जिसका फॉर्म चेंज हो सकता है। तो पहले मैंने बताया था, एक तो ये रीसेल के लिए होते हैं, सेकंड जब हम इसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, तो ये वो गुड्स होते हैं। तो इन दोनों के 2 टाइप्स हो जाते हैं। सो अच्छा, इनके जो गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शुगर ले लो, या फिर और भी चीज़ें होती हैं, कार ले लो, तो ये इन गुड्स के अंदर, इनके अंदर जो जितने भी गुड्स आते हैं वो उनकी जो क्राइटेरिया होता है अलग अलग गुड्स का, तो ये उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो सेम गुड होता है ना, सेम गुड कंजम्पशन गुड में भी आ सकता है, रीसेल में भी आ सकता है, फर्दर प्रोडक्शन में भी आ सकता है, कैपिटल में नहीं आ सकता, बिकॉज कैपिटल एक फिक्स्ड एसेट होता है।
और ये एक टाइम के बाद डेप्रिशिएट भी हो जाता है, ठीक है। तो जो भी गुड के जो टाइप्स पूछते हैं आपको एग्ज़ाम में, तो वो उसके एक अलग अलग जितने भी ये गुड्स हैं इनके क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि ये जो सेम गुड होता है वो कंजम्पशन भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, प्रोडक्शन वाला गुड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एंड मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको और दे देती हूँ। अगर मैंने ये चार्ट बना ही दिया है तो मैं और एग्ज़ाम्पल दे देते हैं हम लोग। वेट, अच्छा ये गायब हो गया, ठीक है, मैं बता देती हूँ ऐसे ही। फाइनल गुड्स वो होते हैं जिसको हम या तो पर्सनली कंजम्पशन कर लेंगे जिनका, या फिर उनको इन्वेस्ट कर लेंगे कहीं पे, ठीक है। तो फाइनल जो गुड्स होते हैं इसको कंज्यूम करने के लिए, ये एग्जांपल है आपका ब्रेड, या फिर शुगर भी हो सकता है, या फिर और भी जितने भी गुड्स होते हैं विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। लेकिन अगर वो एक प्रोड्यूसर ने यूज़ किया है या फिर एक फर्म ने यूज़ किया है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट गुड हो जाएगा या फिर कैपिटल गुड हो जाएगा, ठीक है। और जब हम उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे तो ये आपका कंजम्पशन गुड हो जाएगा। कंजम्पशन गुड आपका क्या करता है, इट सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। इसको किसी भी फर्दर प्रोसेसिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपका डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है। नाउ हेयर कम्स जो आपका कंजम्पशन गुड्स होता है, these are divided into 4 types of goods depending upon its durability। अगर कंजम्पशन गुड की एक्सपेक्टेड लाइफ सेवरल ईयर्स की है, ठीक है। अगर बहुत सारे साल चल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एयर कंडीशनर्स हो गए, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जितनी भी होती हैं वो आपकी ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं, बिकॉज़ उनकी लाइफ होती है काफ़ी सालों की और उनको अगेन एंड अगेन आप लोग यूज़ कर सकते हैं ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स कम्स सेमी ड्यूरेबल। इनकी लाइफ इन गुड्स से थोड़ी सी कम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या फिर मोर देन 1 ईयर्स की, ठीक है। तो ये इनकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी ड्यूरेबल गुड्स की होती है। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, तो आप लोग ये चीज़ें ख़रीदते हो बट ईयर से या फिर साल या 2 साल तक की यूज़ करते होगे, ठीक है। तो इनकी लाइफ जो होती है थोड़ी सी कम होती है ड्यूरेबल गुड्स से, इसलिए इनकी वैल्यू भी थोड़ी सी कम होती है इनसे, ओके। देन आपका आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये अब इससे थोड़ी सी और कम लाइफ वाला गुड हो गया, ठीक है। ये आपका इस तरह से आप मान सकते हो, ये ऐसे होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल यूज़ वाले गुड्स होते हैं जिनकी आइडेंटिटी सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन से ही लूज़ हो जाती है, ठीक है। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर इनको आपने एक बार यूज़ कर लिया देन वो गुड फिनिश ही हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फूड आइटम हो गया या फिर मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन से ही इनका ये ख़त्म हो जाता है और दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, ठीक है। इनको आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ही नहीं होती, ओके। देन आपका ये सर्विसेज आ जाता है। ये जो सर्विसेज है ये बाकी ये जो 3 है ना इनसे काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज़ ये आपके नॉन टेंजिबल गुड्स होते हैं या फिर इनटेंजिबल गुड्स होते हैं नेचर वाइज। वो गुड्स जो नॉन मटेरियल होते हैं या फिर जिनको आप देख नहीं सकते हैं, दीज आर रेंडर्ड in the form of services just like a service of a teacher, lawyer, doctor। तो ये आपके वांट सेटिस्फाई कर लेते हैं by giving
यू सम फॉर्म ऑफ सर्विसेज। ओके, तो ये आपका सर्विसेज हो गए। तो ये कंजम्पशन गुड्स के टाइप्स हैं। कंजम्पशन गुड्स 4 टाइप्स में डिवाइड हो चुका है ये। ओके, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है। और नेक्स्ट आपका इसके बाद कैपिटल गुड आ जाएगा, जो आपके फ्यूचर प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स, या फिर कोई भी प्लांट, या फिर कोई भी बिल्डिंग, दीज आर ऑल द फिक्स्ड एसेट। इनको हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। ये आपको प्रोडक्शन प्रोसेसेस में हेल्प करता है, और दीज गुड्स आर मेनली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। और इन दीज आर दोज गुड्स जिनकी लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ सेवरल ईयर्स की होती है। दैट मीन्स दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। ओके, और इनकी वैल्यू भी टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट हो जाती है, बिकॉज़ ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। एक टाइम के बाद ये ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, बट इनको रिप्लेसमेंट भी हम लोग कर सकते हैं और इनको रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये गुड्स मेनली आपके जैसे प्रोड्यूसर्स हैं या फिर फार्मर्स हैं, ये यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, और इसमें आपके मशीन्स आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए। ठीक है, और ये मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। देन आपका आ जाता है, और ये जो आपके टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, दीज आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज पहला जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका रॉ मटेरियल के थ्रू होता है, जिसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कैपिटल गुड में नहीं आता। ये मैंने आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टाइप्स दिए हैं, तो सो दैट आपको कंफ्यूज ना हो आप लोग कि मैम प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है। रॉ मटेरियल यूज़ होता है, बट दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स जिनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सेमी फिनिश्ड गुड्स कभी भी कैपिटल गुड्स में नहीं आते हैं। ठीक है, ओनली एंड ओनली ड्यूरेबल गुड्स ही आते हैं, और फिक्स्ड एसेट या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाले गुड्स आते हैं, जैसे मशीन्स मैंने बताया, इक्विपमेंट्स एंड ऑल। ओके, देन आपका आता है ये आपका बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया था। और इसमें बस एडिशनल यही है कि जो एक्सपेंडिचर हम लोग कंजम्पशन गुड्स पे करते हैं उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स उनको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये टर्म्स भी याद रखना आप लोग। ओके, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई भी अगर सेम गुड, मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई भी गुड जो सेम है वो कंजम्पशन गुड भी हो सकता है और कैपिटल गुड भी हो सकता है। ठीक है, और ये उनके अल्टीमेट जो गुड का टाइप है या फिर जो क्राइटेरिया है वो डिफ़ाइन करता है। ठीक है, सेम गुड कहीं पे भी आ सकता है। सो यहाँ पे कोई ऐसी रटने वाली चीज़ नहीं है कि ये चीज़ आपको, जैसे शुगर है, शुगर सिर्फ फाइनल गुड में ही आएगा बट इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं आ सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शुगर वहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, देन इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो आपके या तो फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ होंगे या फिर रीसेल में यूज़ होंगे इन द सेम ईयर। फर्दर प्रोसेसिंग में आपका, मैंने आपको पहले वहाँ फाइनल गुड्स में एग्जांपल दिया था ब्रेड का। अगर वही ब्रेड आपकी ये कोई बेकर है, बेकर अगर ब्रेड यूज़ करेगा सैंडविचेस बनाने के लिए, तो ब्रेड की फॉर्म चेंज हो गई, ब्रेड सैंडविच बन गया। ठीक है, तो उसमें उस सैंडविच मेकर ने वैल्यू ऐड करके उसे सैंडविच बना दिया। ठीक है, बेकर ने। एंड देन
मतलब उस ब्रेड की फॉर्म चेंज हो गई, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब ब्रेड जो फाइनल गुड था वो ब्रेड आपका इंटरमीडिएट गुड्स भी हो गया, ठीक है। देन और सेकंड इसका क्राइटेरिया है रीसेल। तो रीसेल आपका कोई भी कर सकता है, बट बेसिकली जो डीलर्स होते हैं वो आपके रीसेल करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार, अगर एक कार डीलर ने कार परचेज़ कर ली है फॉर रीसेल, तो वो आपका रीसेल कैटेगरी में आ गया और वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। एंड वन मोर थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स इज़ दैट कि ये जो गुड होता है इनकी वैल्यू फाइनल गुड के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि ये ब्रेड अगर बेकर ने ली है तो इसकी जो अगर ये आके सैंडविच बना के उसे बेचेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी ब्रेड की वो सैंडविच में ही इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि फाइनल गुड्स में ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है। तो और वही फाइनल गुड आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम में आपका फाइनल गुड की जो वैल्यू होती है वही इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती। अगर इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड के साथ साथ भी ऐड हो गई तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये मैटर आपको जब हम वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। मैंने आपको बस थोड़ा सा ये बता दिया है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है और फाइनल गुड्स की वैल्यू है दोनों हम लोग प्लस कर दें, ये कभी भी नहीं होगा। एंड देन अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट गुड पढ़ेंगे विच इज़ विच इज़ नॉट अ गुड बट हाँ ठीक है, ये एक और क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम वी डिफ्रेंशिएट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। अगर प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फार्मर है, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसने एक मिलर को सेल भी कर दिया वो, एंड देन मिलर ने उसमें उसको थोड़ा सा वीट को पीस करके एंड फ्लोर बना दिया, ठीक है। फ्लोर बनाने के बाद उसमें उसने बेकर को बेच दिया, ठीक है, मिलर ने बेकर को बेच दिया, एंड देन बेकर ने क्या किया, उसे कंज्यूमर को बेच दिया ब्रेड बना के। सो ये आपका यहाँ तक का जो फार्मर से लेके जो हाँ फार्मर से लेके जो बेकर तक का जो पोर्शन है ये आपका प्रोडक्शन बाउंड्री ही है। और प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर अगर ये गुड है तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। बट इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकलते ही जब वो गुड कंज्यूमर के पास पहुंच गया तो ये आपका फाइनल गुड हो गया। दैट्स वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि जो गुड अगर जिस गुड ने any good which has crossed the line of production boundary, that will be the final good. If the good is beyond the line of production, वो final good हो गया, ठीक है। If the good is within the production boundary, तो वो intermediate goods हो गया, ठीक है। ये हमने example के थ्रू समझ लिया। And then here comes the last topic, and ये टॉपिक तो नहीं है बट हाँ these are the examples कि सेम गुड कभी भी कंजम्पशन गुड भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप ऑफ गुड और द क्राइटेरिया विच दे परफॉर्म।
सो कार आपकी अगर कंज्यूमर परचेज कर लेगा फॉर हाउस होल्ड पर्पस तो कार आपका कंजम्पशन गुड हो गया। इफ़ कार इज़ परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर तो वो कैपिटल गुड हो गया। वो टैक्सी ड्राइवर के लिए तो कैपिटल हो गया ना, ठीक है। अगर वही कार आपका ये कोई भी कार डीलर परचेज कर लेगा, ठीक है, रीसेल के लिए, तो वो क्या हो गया, उसके लिए रीसेल गुड हो गया, उसको उस पर कमीशन मिलेगा। एंड अगर वो कार को भी अगर आपको मॉडिफाई करके स्पोर्ट्स कार बनानी है या जैसी भी अपने अलग अलग टाइप्स की कार बनानी है, मॉडिफाई करके यानी कि कार का फॉर्म ही चेंज कर दिया, तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा, तो फिर वो आपका तब भी आपका इंटरमीडिएट गुड ही हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक तो आपको समझा दिया एंड देन आपका रेफ्रिजरेटर भी आ गया यहाँ पे। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अगर रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर ने प्रोड्यूस किया इन द सेम मैनर इट विल बी द कंजम्पशन गुड। इफ़ इट इज़ परचेज्ड बाय अ शॉपकीपर, कोल्ड ड्रिंक जो सेल करता है उसने परचेज कर दिया तो फिर वो उसके लिए कैपिटल गुड हो गया। और अगर उसको रेफ्रिजरेटर गवर्नमेंट ने परचेज़ किया है फॉर द मिलिट्री पर्पस देन इट विल बिकम द इंटरमीडिएट गुड्स। देन इसके ये और अलग अलग जितने भी एग्जांपल्स हैं इसको आप गो थ्रू कर लेना, बिकॉज एग्जांपल्स काफ़ी पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। देन ये फाइनल मैंने इसका ये कर दिया है डिफ्रेंसीशन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। मैंने इसमें से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, बस आपको एक रीडिंग लगाने की देरी है। कंटेंट मेरे पास पूरा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। एंड देन ये आपके 2020 के बोर्ड के CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, सो इनको भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। इनके आंसर्स जो साथ के साथ जिनके आंसर्स थोड़े से ट्रिकी थे वो मैंने लिख लिए थे, और जिनको मुझे लगा कि आप लोग कर सकते हैं ऊपर के नोट्स यूज़फुल रहेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देने में, उनके मैंने नहीं दिए थे, ओके। सो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो ये मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं तो, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई वीडियो बेसिक कंसेप्ट्स पार्ट 1 and the next video will be on basic concepts part 2, ओके। उसमें हम लोग रेस्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट जो भी रह गए हैं वो हम लोग कवर करेंगे। एंड प्लीज़ डू फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन। उसमें मैं आपको फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आपको मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सब की अपडेट और लिंक्स और नोट्स एंड PDFs आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो एंड द कंटेंट देन click the like button and also subscribe my channel, okay. So thank you guys, thank you so much for supporting me and आपकी इसी सपोर्ट की वजह से मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ एंड आपके लिए ये वीडियोस लेके आती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।